हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के कितने अंग होते हैं, ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद वैसे तो सभी कक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन हमारी 9वीं कक्षा में विशेष रूप से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं और उनकी क्या क्या परिभाषा होती है, क्या क्या उदाहरण होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं। वैसे वाक्य के भेद हम 2 आधार पर करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हम 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले 8 भेदों के नाम जान लेते हैं। सबसे पहला भेद है विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक। इन्हीं 8 भेदों के बारे में हम उदाहरण जानेंगे, किस प्रकार के उदाहरण और किस प्रकार से हम इनकी परिभाषा करते हैं। सबसे पहला भेद है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य के कुछ उदाहरण देखते हैं। वह विद्यालय गया है, मैं पढ़ रहा हूँ, वह कल लौट आया था, गंगा हिमालय से निकलती है। इन सभी उदाहरणों में हमने देखा कि किसी विशेष प्रकार की सूचना हमें दी जा रही है, कोई साधारण सी बात हमसे कही जा रही है। वह विद्यालय गया, कोई भी हमें बता रहा है वह विद्यालय गया। मैं पढ़ रहा हूँ, एक जानकारी दी जा रही है, हमें एक सूचना दी जा रही है। वह कल लौट आया था, तो यहाँ पर जिस वाक्य में एक साधारण सी निश्चित सूचना हमें मिलती है, उन सभी वाक्यों को हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। चलिए परिभाषा देख लेते हैं। जिन वाक्यों से कार्य के होने की निश्चित सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। सूचना असत्य भी हो सकती है और सत्य भी। अब मान लो आप नहीं पढ़ रहे और आप किसी को कहते हो कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो सही या गलत के ऊपर ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ सूचना पे ध्यान देना है कि जिन वाक्यों से हमें कोई सूचना मिलती है उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में इसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो जब भी हम ग्रामर पढ़ते हैं तो इंग्लिश की ग्रामर, हिंदी की ग्रामर या संस्कृत की ग्रामर, सबको हम रिलेट कर अगर पढ़ते हैं तो चीज़ें हमें ज़्यादा समझ में आती है। तो सिंपल सेंटेंस को ही हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं, जिसमें एक विशेष सूचना हमें मिलती है, किसी कार्य का होना या करना या कोई सूचना का मिलना हमें पाया जाता है, वहाँ पर हमारा विधानवाचक वाक्य कहता है। जब परीक्षा में इस प्रकार के वाक्य आएंगे तो आप बड़े आराम से इसको पहचान सकते हो। कोई भी जानकारी आपको मिलती है जिस भी वाक्य से, वह विधानवाचक वाक्य होता है। दूसरा प्रकार है निषेधवाचक वाक्य। इसे नकारात्मक वाक्य भी हम कहते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है, नकारात्मक या निषेधवाचक, यानी कि जहां हमें किसी कार्य के नहीं होने का बोध होता है वहां निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य होता है। उदाहरण के रूप में काव्या फूल मत तोड़ो। काव्या को मना किया जा रहा है कि फूल नहीं तोड़ना, तो काम के नहीं करने का बोध होता है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ पर मत और नहीं जो शब्द हैं वो किसी कार्य के न होने का, न करने का बोध कराते हैं। तो जिन वाक्यों में हमें किसी कार्य के नहीं होने का बोध होता है वहाँ निषेधवाचक वाक्य होते हैं। निषेध शब्द का अर्थ ही होता है नहीं। इंग्लिश ग्रामर में इसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। परिभाषा देख लेते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया के न होने या न करने का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि इसमें न, नहीं, ना, मत इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। नाम से ही पता चल रहा है कि इस प्रकार के वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछने का बोध होता है, वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। आप किससे मिलने आए हैं? आज खाने में क्या बना है? तो यहाँ पर किसी प्रश्न को पूछा जा रहा है, किसी सवाल को पूछा जा रहा है, और साथ में इस प्रकार के वाक्यों में पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है। हम अपने आम जीवन में अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, उन सभी में प्रश्नवाचक वाक्य है। आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहते हैं? इस तरह के वाक्यों में प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग किया जाता है। और इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें। अगर परीक्षा में आपसे किसी वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तन के लिए बोला जाता है तो आप पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह अगर नहीं लगाते हैं तो आपका जो उत्तर है वो गलत हो सकता है। अगला प्रकार है इच्छावाचक वाक्य।
नाम से ही पता चल रहा है जिस प्रकार के वाक्यों में हमें किसी प्रकार की इच्छा या किसी प्रकार की शुभकामना, किसी प्रकार की आशा, आशीर्वाद का बोध होता है, वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होता है। उदाहरण के तौर पर आपकी यात्रा शुभ हो, तो यहाँ पर हमारे लिए मंगल कामना की जा रही है, आपकी यात्रा शुभ हो। काश मेरे पास भी कार हो, इसमें इच्छा प्रकट की जा रही है, मेरे पास भी कार होती। आइए कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओ, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हारा भला करे, काश आज कहीं से मिठाई मिल जाए। इन सभी वाक्यों में इच्छा प्रकट की जा रही है, एक तरह की इच्छा हमें दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य है। अगला प्रकार है आज्ञावाचक वाक्य। इसके भी नाम से ही पता चल रहा है जिस वाक्य में हमें किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है, किसी प्रकार की अनुमति दी जाती है, वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। आइए उदाहरण देखते हैं। अपना काम देखो, यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है, अपना काम देखो। अब बैठकर पाठ याद करो, अब कढ़ाई में मसाला भूनिए, मुझे ये पुस्तक दीजिए, आप जा सकते हैं। इन सभी वाक्यों से हमें किसी प्रकार की आज्ञा दी जा रही है, किसी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है, तो वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। इस प्रकार के वाक्यों में हम ज़्यादातर वाक्य के अंत में देखेंगे ओ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। देखो, करो, जाओ, उठो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, या कीजिए, दीजिए, लीजिए, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति का बोध होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इनकी पहचान भी हम बड़े आराम से कर सकते हैं। वाक्य को पढ़ने के बाद देखिए किसी प्रकार की कोई आज्ञा दी जा रही है, कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, तो वहाँ पर हमारा आज्ञावाचक वाक्य होगा। आइए अगला प्रकार देखते हैं, संकेतवाचक वाक्य। कुछ उदाहरण देखते हैं। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। इन दोनों वाक्यों में हमने एक बात देखी है कि एक कार्य का संबंध दूसरे कार्य से है। एक कार्य हो रहा है, उसका संबंध दूसरे कार्य के साथ दिखाई दे रहा है। यदि वर्षा होगी, ये कार्य है कि यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिसमें दो वाक्य एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, वहाँ पर हमें संकेतवाचक वाक्य मिलता है। परिभाषा देख लेते हैं। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, दोनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इसकी पहचान करना बहुत ही आसान है। इसमें दो बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। अगर वह आएगा तो मैं जाऊंगा, यहाँ पर एक बात है, अगर वह आएगा तो मैं जाऊंगा, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। अगर तुमने परिश्रम किया होता तो सफल हो जाते, अगर वह आ जाता तो मैं उससे मिल लेता, यदि बस आई तो मैं स्कूल जाऊंगा। दो बातें एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, तो इस प्रकार के वाक्यों में संकेतवाचक वाक्य होगा, जिसको आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। आइए अगला प्रकार देखते हैं, संदेहवाचक वाक्य। अब पिछला जो प्रकार था संकेतवाचक वाक्य और ये है संदेहवाचक वाक्य। इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों के नाम मिलते जुलते लग रहे हैं, लेकिन दोनों की कंडीशन बिल्कुल ही अलग है। संकेतवाचक वाक्य में हमें दो क्रियाएं एक दूसरे के ऊपर निर्भर दिखाई देती है, लेकिन संदेहवाचक वाक्य में हमें किसी प्रकार के संदेह या शक के भाव का बोध होता है। चलिए संदेहवाचक वाक्य देख लेते हैं। शायद वह घर पहुंच गया होगा, शायद आज वर्षा हो। तो यहाँ पर हमें पूरी तरह से विश्वास नहीं है, हम एक संदेह की भावना या शक की भावना प्रकट हो रही है कि शायद ऐसा काम हो सकता है। हम अपने मन में एक प्रकार का संदेह है कि ये काम पूरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जहाँ पर कार्य के होने की संभावना होती है, किसी प्रकार की कोई निश्चितता नहीं होती, वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होता है। परिभाषा देखते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया के होने में संदेह या शक प्रकट होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। शायद वह कल यहाँ आए, हमें पक्का नहीं पता कल वो आएगा, हम संभावना कर रहे हैं कि शायद वह कल यहाँ आए। ये पत्र उनके बड़े पुत्र ने लिखा होगा, पूरी तरह से नहीं पता है लेकिन संभावना है कि उन्होंने लिखा होगा। अब वह घर पहुँच चुका होगा, हम अपने मन में संभावना या संदेह प्रकट कर रहे हैं कि अब वो पहुँच चुका होगा। शायद आज बारिश होगी,
कि हो सकता है आज मौसम ऐसा है कि बारिश होगी। तो यहाँ पर कार्य की संभावना होती है, शक होता है, संदेह होता है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पूरी तरह से कार्य होगा इसकी निश्चितता नहीं होती। तो इस प्रकार के वाक्यों में संदेहवाचक वाक्य होता है। संदेह और संकेत में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के नाम मिलते जुलते हैं लेकिन दोनों की परिभाषाएं और उदाहरण बिल्कुल ही अलग होते हैं। आइए आठवां और अंतिम प्रकार और देख लेते हैं, विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य या हैरानी। तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जिन वाक्यों में हमें किसी प्रकार के आश्चर्य या हैरानी का बोध होता है वहां पर विस्मयवाचक वाक्य होता है। एक बात हमने देखी है, जितने भी वाक्य के प्रकार हैं उन सभी के नाम से ही हमें उसकी परिभाषा का अंदाजा लग जाता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। वाह बहुत सुंदर फूल है। शाबाश क्या चौका मारा है। छी वहाँ बहुत गंदगी है। उफ कितनी गर्मी है। इन सभी वाक्यों में हमें हैरानी हो रही है, या हैरानी के अनेक प्रकार के भाव हो सकते हैं। खुशी की हैरानी हो सकती है, दुख का भाव हो सकता है, घृणा का भाव हो सकता है, आश्चर्य का भाव हो सकता है। और एक बात हमने यहाँ नोटिस की है कि वाह के पीछे हमारे पास विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। शाबाश के पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। छी और उप शब्दों के बाद भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यानी विस्मयवाचक वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य है। अगर परीक्षा में भी हमसे किसी वाक्य को विस्मयादि बोधक वाक्य में परिवर्तित करने के लिए बोला जाता है तो हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करेंगे। आइए परिभाषा देख लेते हैं। जिन वाक्यों में हर्ष, हर्ष यानी खुशी, शोक, शोक यानी दुख, घृणा, विस्मय आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। तो आप देख सकते हैं जहां पर भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा, जहां पर भी किसी प्रकार के आश्चर्य, आश्चर्य चाहे खुशी का आश्चर्य हो, चाहे शोक का आश्चर्य हो, चाहे घृणा का आश्चर्य हो, वहां विस्मयवाचक वाक्य होगा। तो इस तरह से हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद आज पढ़े हैं। एक ही वीडियो में हमने सभी की परिभाषा और उदाहरण देखे हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगले वीडियो में हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरण देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्योंकि किस प्रकार के उदाहरण आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद है अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेदों की परिभाषा और उदाहरण आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों के साथ, किस तरह से परीक्षा में हम इस प्रकार के उदाहरणों को हल करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और साथ में कोई भी फीडबैक है तो आप ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।